आज मंडल कमीशन के होने के बावजूद एक सेक्रेटरी मुश्किल से सेंट्रल सेक्रेटरीट में आपका, और मुझे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में आपका एक जज है या नहीं है ओबीसी के लोग होगी, और आपकी संख्या के बदौलत उत्तर प्रदेश का भविष्य आगे बढ़ेगा और गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, नौजवान, युवा, बेरोजगार सबके हितों की रक्षा होगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अभी कल एक इंटरव्यू में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे थे, उनसे पूछा आरक्षण कब तक, कहा जब तक जातिगत भेदभाव तब तक आरक्षण। फिर उनसे कहा गया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था युवाओं का, इस पे क्या कहना है कि बिल्कुल संवाद होना चाहिए, युवाओं का प्रोटेस्ट सही। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि जो लोग सक्षम हो गए हैं उनको आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। मेरा सवाल है मोहन भागवत जी से, हम कब से कह रहे हैं अपनी सरकार से कहो जातिगत गणना करा दे, उसके आर्थिक आंकड़े जारी करा दे, और आर्थिक आंकड़े जारी करा के और बता दे कि कौन सक्षम है और कौन असक्षम है, कौन कामयाब हो गया है, कौन हासिल है, तो बता दे एक बार। लेकिन उन्होंने कहा जो सक्षम हो गए वो छोड़ दे। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो सक्षम हो गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, फिर गौमूत्र से उनकी कुर्सी को क्यों धुलवाया था आपके लोगों ने, ये भी बताने का काम है। और आज भी जब लोधी, यादव, पटेल के बच्चे जो हैं, इन समाजों के बच्चे जो व्यास पीठ पे बैठ के कथा करने की कोशिश करते हैं, उनकी चोटी काट के आप उनके उस सर पे पेशाब से जो है ये जो गंदा कार्य करते हो, ये किस आधार पे करते हो, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। प्यारे साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत दूर तक जाना है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं अपने पिछले वर्ग के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, मैं इस मंच से जो कहूंगा मेरी बात को आप घर जाके सोचना और सोच के निर्णय लेना कि मैंने गलत कहा या मैंने सही कहा। जितने मंच पे हमारे नेता बैठे, इधर सामने हमारी पार्टी के, उधर जफर मलिक से लेकर तमाम हमारे गंगवार साहब, तमाम हमारे गंधर्व जी, सब बैठे दिख रहे हैं मुझे यहां से। मैं आपको भी कह रहा हूं, मेरी बात को सोचना। आप कहते हैं कि साहब हमारी जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मैं इस बात से 1000% सहमत हूं कि जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और जो हमने 45 प्रभारी उत्तर प्रदेश में बनाए हैं, उसमें हमने कोशिश भी की है कि सभी जातियों को 45 प्रभारियों में अवसर देने की कोशिश हमने की। पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनिक को, यादव को, गुर्जर को, जाट को, पटेल को, विश्वकर्मा को, हमने पूरा प्रयास किया है। और अभी तो 358 बाकी हैं। अभी तो ऐसे ऐसे जिनको कभी अवसर नहीं मिला उनको मिलेगा। लेकिन सवाल कुछ और, अगर आप ये मानते हैं कि जो जाति के आधार पर आपका वही आपका नेता हो सकता है, तो मेरे मन में ये पीड़ा उठती है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल जिस व्यक्ति ने फाड़ा, जिसको फाड़ने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं थी, भाजपा में नहीं थी, भारत की जाति व्यवस्था में जो नॉन एससी एसटी ओबीसी नॉन मुस्लिम जो जातियां हैं, नॉन माइनॉरिटी जो जातियां हैं, उनमें भी जिनमें जो हिम्मत नहीं थी, उसको बिल फाड़ने का काम किसने किया? किसने किया? किसने? वो किस जाति से थे? शेड्यूल कास्ट से, एससी की जाति के थे, हमारे परिवार के थे। अगर हम इस आधार पर निर्धारण करें कि हमारी जाति का आदमी आगे बढ़ना चाहिए, हमारी जाति का ही हमारा नेता होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि आपकी जाति का वो नेता किस काम का, जो आपके बच्चों का गला काटने का काम करे, जो आपके अधिकारी कर्मचारी को खून के आंसू रुलाने का काम करे, आप मुझे बताओ और खुद जाके आकलन करें। आपको अपनी जाति का नेता चाहिए, जाति के आधार पर नेता मानना है, ये अपने बच्चों के अधिकारों को दिलाने वाला नेता चाहिए, आपकी जमात को आगे बढ़ाने वाला नेता चाहिए। इसका फैसला आपको करना होगा।
मैं इसका एक और उदाहरण बताता हूं, वो तो पुरानी बात हो गई 2012 की, नहीं आ जाओ। अभी यूजीसी की गाइडलाइन आई थी ना, आई थी या नहीं आई थी? यूजीसी की गाइडलाइन तो थोराट कमेटी से 2012 में आ गई है। भाई राकेश वर्मा जी बैठे हैं, चिंतक हैं, बड़े चीजों पर नजर रखते हैं, आईएएस की सर्विस को जो है बीआरएस लिया है, नीरज जी बैठे हैं। तो 12 में गलत कहूंगा तो आप हाथ उठा के टोक देना, ये मंच आपका है, इस पे आपको अधिकार है टोकने का गलत को। 2012 में थोराट कमेटी में एससी एसटी के बच्चों के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव नहीं हो सकता, इसकी गाइडलाइन आ गई थी। इस बार में क्या बदला है? इस बार में प्रमुख रूप से बदला कि ओबीसी की जातियों को उसमें जोड़ा गया कि ओबीसी के बच्चों के साथ भी जाति के आधार पे भेदभाव यूनिवर्सिटियों में होता है। और आप जो बच्चों के साथ कह रहे हो, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आप बच्चों की बात कर रहे हो, शिक्षकों के साथ, प्रोफेसरों के साथ, एसोसिएट प्रोफेसरों के साथ ये होता है, प्रोफेसर के साथ, एसोसिएट प्रोफेसर के साथ ये होता है, हमारे पास रिपोर्ट्स आती है। तो आप मुझे बताओ, मेरे इतना बड़ा जो बहुजन समाज यहां पहुंचा है कि किसी पार्टी के एक नेता में, चाहे वो दलितों का हो, पिछड़ों का हो, आदिवासियों का हो, जो वोकल आवाज हो, जिसके पास कैडर हो, संगठन हो, जिसकी बात सुनी जाती, किसी की हिम्मत पड़ी कि वो यूजीसी गाइडलाइन का समर्थन कर सके? उत्तर प्रदेश के दलों के नेताओं की हिम्मत पड़ी? दिल्ली के नेताओं की जो आज कहते फिर रहे हैं कि आपके कितने सेक्रेटरी हैं, आपके कितने जो हैं, कितने एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कितने कुलपति जो आज पूछते फिर रहे हैं, क्या उन्होंने आपके समर्थन में आवाज उठाई? तो आप ये तय करो, नेता तो आज से पहले आपने, चाहे वो भाजपा से आया, किसी और पार्टी से आया, किसी और पार्टी से आया, आपने उनको अपनी जाति का नेता मान के वोट किया कि भाई ये पाल है, ये प्रजापति है, कुशवाहा है, ये सैन है, विश्वकर्मा है, यादव है, जाटव है, गुर्जर है, तमाम आपने, ये कुर्मी, आपने इसलिए तो वोट किया ना कि मेरी जाति का है। लेकिन उसकी हिम्मत पड़ी कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाके अपने समाज की आवाज उठा दे। यानी कि वो नेता तो है, अपनी पार्टी में नेता तो है, लेकिन आपका नेता नहीं है। इस बात की समझ आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। अगर ये समझ पैदा नहीं होगी तो मैं लिख के कह सकता हूं कि आप आने वाले कल में भी ठगे जाओगे। इस बात को मेरी, हम दो तरफ की चीज, दो तरफ के काम कर रहे हैं। सुनिए, पहला हम हिस्सेदारी दे रहे हैं, बराबरी की संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दे रहे हैं और दे के दिखाएंगे, याद रखना मेरी बात को। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरा हम अपने नेताओं को ईमानदारी से अपने समाज के लिए बोलने की हिम्मत दे रहे हैं। उसका गला नहीं पकड़ रहे हैं, उसका हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, उसको हिम्मत दे रहे हैं कि जाइए अपने समाज के लिए आवाज उठाइए, जाइए अपने समाज के अधिकारों की बात कीजिए, जाइए विधानसभा में और अपने एक एक व्यक्ति के लिए सवाल कीजिए, उसके अधिकारों के लिए सवाल कीजिए। तो यहाँ हम सिर्फ टिकट नहीं दे रहे हैं, प्रभारी नहीं बना रहे हैं, हम आने वाले कल का नेतृत्व दे रहे हैं, आपका वास्तविक प्रतिनिधि दे रहे हैं, जो असेंबली में, पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाने का काम करेगा, पंचायत से लेके और लोकसभा तक, राज्यसभा तक आपकी आवाज बनने का काम करेगा। ये फर्क है आजाद समाज पार्टी काशीराम में और ये फर्क है अन्य पार्टियों में। ये फर्क कभी दूर नहीं हो सकता है, ये फर्क कभी दूर नहीं हो सकता है मेरे लोगों। मैं बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। आज मंडल कमीशन के होने के बावजूद एक सेक्रेटरी मुश्किल से सेंट्रल सेक्रेटरीट में आपका, और मुझे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में आपका एक जज है या नहीं है, ओबीसी के लोग है या नहीं है मुझे नहीं पता। हाई कोर्ट में आपके कितने जज हैं मुझे नहीं पता। केंद्रीय सचिवालय में कितने सेक्रेटरी हैं, कितने एडिशनल हैं, कितने स्पेशल सेक्रेटरी हैं, मुझे तो नहीं पता। आपके पास लिस्ट होगी, आप देख लो। उत्तर प्रदेश के सचिवालय में कितने जो है आपके सेक्रेटरी हैं ओबीसी समाज के, आप देख लो, आपको पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही देख लो कितने डीएम, कितने एसएसपी, कितने कमिश्नर, कितने आईजी, कितने डीआईजी। और यहां तो एक बड़ा खेल है, यहां तो डीजीपी होगा
तो सरकार के मन का डीजीपी होगा, संवैधानिक व्यवस्था का डीजीपी नहीं होगा। ये तो उत्तर प्रदेश का चरित्र बन गया पिछले 7-8 साल। प्यारे साथियों, जब बात उत्तर प्रदेश की चली है तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। लगभग 7,000 करोड़ रुपए 9.5 साल में सरकार ने प्रचार पे खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट। कितने पैसे? कितने पैसे? लगभग 7,000 करोड़। कितने? 7,000 करोड़। किसका पैसा? किसका पैसा है? किसका पैसा है? जनता का? या मुख्यमंत्री जी कहीं जमीन बेच के लेके आए? मठ के चंदे से थोड़ा दिया है। ये सारा पैसा जनता के टैक्स का पैसा है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 7,000 रुपए में, 7,000 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता था। 17-18 क्लास 1 की यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। यूनिवर्सिटी हब बन जाता उत्तर प्रदेश अगर ये 7,000 करोड़ रुपया आपने यूनिवर्सिटियों पर लगाया हो। और आगे बढ़ो। IIT, IIM जैसे संस्थान जो उंगलियों पे हैं भारत के अंदर, 8 ऐसे बड़े संस्थान बन जाते अगर ये 7,000 करोड़ रुपया आपने शिक्षा पे लगाया होगा, मेडिकल एजुकेशन पे लगाया होगा। प्यारे साथियों, 3 विश्व स्तरीय ऐसी मेगा यूनिवर्सिटियां बनती जिसमें रिसर्च से लेकर सब कुछ होता। जो दुनिया भर की जो 100 यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें आज तक हम नहीं पहुंच पाए, उसमें हमारा नाम जाता अगर हम 7,000 करोड़ रुपया एजुकेशन पर लगाते। और तो और उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य बना दिया है सरकार ने, 4 बड़े एम्स बन जाते, 4 बड़े एम्स। और आज जो सड़कों पे आपने देखा होगा कि महिलाएं प्रसव पीड़ा सड़कों पे, और कितने लोगों की जान जाती है, हजारों लोगों की जान बचती अगर सरकार एजुकेशन हेल्थ के प्रति सचेत होती। लेकिन प्रचार करना, मैं कह रहा हूं आप कुंभ में 4,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहिए। आस्था का विषय है, आप आस्था रखते हैं, जो लोग आस्था रखते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अपना चेहरा चमकाने के लिए आप 7,000 करोड़ रुपए गरीबों को टैक्स के पैसों के लूट लेते हो। इस पाई का हिसाब मुख्यमंत्री को, इस सरकार को देना होगा। मेरी बात को आप याद, ये पैसा आपकी पार्टी का पैसा नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये पैसा गरीब जनता के टैक्स का पैसा, जो सुबह उठने से लेकर शाम तक टैक्स देती है, और बदले में उसको ये मिलता है कि जब उनके बच्चे पेपर लीक पे सवाल पूछने के लिए आंदोलन करने के जाते हैं तो आप बेटियों को ये बीत या बैठी। मैं शर्म आई मुझे इस बात के साथ कि मैं वहां समय से नहीं पहुंच पाया, और किस तरह बेटियों को कहां डंडे मारे गए, मुझे बहुत तकलीफ। मैं माफी चाहता हूं आपसे। किस तरह से बेटियों को कहां छुआ गया, किस तरह से डंडे मारे गए, किस तरह सर फोड़े गए, किस तरह लाठियां चलाई गई, किस तरह पैलेट गन चलाई गई, आंखों को जो अंधा कर दे, किस तरह से जो है टीयर गैस चलाए गए, सांस रुक जा रहे थे, किस तरह से जो है स्टैम्पर्ड हो जाता, जिस तरह के हालात बने थे, भगदड़ मच जाती, कितने लोगों की जान चली जाती, सरकार को परवाह नहीं थी। मैं दुखी मन से कह रहा हूं, लेकिन जो गए थे वो जानते हैं कि 11:30 बजे के बाद मैंने एक बच्चे को लाठी नहीं लगने दी। वो इस बात को जानते हैं जो लोग वहां थे, एक व्यक्ति को उस लाठी के बीच में और उन बच्चों के बीच में चट्टान की तरह आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग खड़े रहे। और मैंने कहा था अगर गोली भी चलेगी तो पहले हमारा सीना चीर के जाएगी, उसके बाद अब हमारे बच्चों तक गोलियां पहुंचेगी। इस बात को मेरी याद है। प्यारे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मंडल कमीशन की सिफारिशों पे चर्चा करने से पहले, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं
जिनकी नौकरियों को आपने डकारने का काम किया। मैं सोचता हूं कभी कभी रामेश्वर पवन जी, ये तो